हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में शाम को रोजाना भारत का भूगोल पढ़ते हैं और मॉर्निंग टाइम में राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। तो आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डेली ऑनलाइन क्लास के समान ही आज भी अपन भारत के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए अपने जो भारत का भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले हिमालय प्रदेश को पढ़ा, फिर भारत के उत्तरी विशाल मैदान को पढ़ा और फिर अपन ने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को पढ़ा है। और प्रत्येक चीज को डायग्राम से समझते हुए एक एक चीज को अपन ने क्लियर किया है। और फिर जब फिजिकल पार्ट्स पूरे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में अब फिजिकल पार्ट से बनने वाले क्वेश्चनों को लाऊंगा मैं। फिजिकल पार्ट्स में से क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आते हैं और जो इंडियन लेवल के रेलवे वगैरह और जितने भी कंपटीशन जो हो चुके हैं और आने वाले हैं, उनमें सब में भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल मुख्य टॉपिक होता है। तो भारत के भूगोल में से किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी अपन हल करेंगे। आप इसको प्रत्येक चीज को भारत के इस मानचित्र से समझते हुए चलेंगे। और आज पढ़ेंगे अपन भारत का तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश को दो भागों में बांटा है, एक तो पश्चिमी तटीय भाग, एक पूर्वी तटीय भाग। यानी कि इसकी जो तटीय जो सीमा है, ये तीनों ओर से सागर से घिरी हुई है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ लिख देता हूं, अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी जो भाग है वह अरब सागर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से जलीय सीमा बनाने के कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग तीनों ओर से समुद्र से जलीय सीमा बनाता है। नोट कर लेना इसी तरीके से। इसकी जो जलीय सीमा है वह कितने किलोमीटर की है? ये जलीय सीमा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो 6100 किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर की। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप समूह है, यहाँ से इधर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उनको तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। और केरल के समीप यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसको लक्षद्वीप के रूप में जाना जाता है। जब अपन द्वीप समूह पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, तो इनकी तटीय सीमा भी अगर इसमें काउंटिंग कर दी जाए तो टोटल जलीय सीमा कितनी होती है भारत की? यहाँ लिख देता हूं, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित इसकी जो तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 7,516 किलोमीटर। 7,516
16 किलोमीटर एक ही इसकी संपूर्ण जलीय सीमा हो जाती है। अगर क्वेश्चन को समझना किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आता है, उसमें ऑप्शन दोनों ही रहेंगे। भारत की कुल जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, भारत की कुल द्वीप समूह सहित जलीय सीमा 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बन करके आता है। तो इस तटीय भाग है, एक पश्चिमी तटीय भाग, एक पूर्वी तटीय भाग। इन तटीय प्रदेशों को भी अलग से एक भौतिक प्रदेश के रूप में मानते हुए अध्ययन करते हैं। तो ये तटीय प्रदेश भारत के तटीय प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा है। एक तो पश्चिम तटीय और दूसरा है पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि यह अरब सागर से जल सीमा बनाता है। ठीक है, अरब सागर से जल सीमा बनाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका तटीय सीमा एक तरह से लंबी सक्रिय पट्टी के रूप में, इसकी ये जो लंबी सक्रिय पट्टी के रूप में इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तटीय सीमा है, इसका निर्माण के बारे में दो कारण है। पहला कारण है कि इसमें नदियों द्वारा निक्षेप मृदा से निक्षेपित जलोढ़ मृदा से इनका निर्माण हुआ। दूसरा कारण है समुद्र के पीछे हटने से, जिसे क्या कहा जाता है, उन्मंजन की क्रिया से इस तटीय प्रदेश का निर्माण माना जाता है। ध्यान रखना, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए तो केंद्र सरकार के जो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें भारत का भूगोल जरूर आता है। और राजस्थान के जो कंपटीशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वगैरह, पटवार वगैरह, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें भारत का भूगोल से संबंधित सिलेबस दिया हुआ है, आप देखना उसको। और उसमें भारत का भूगोल का कितना पार्ट दिया हुआ है, उनको देखते हुए एक एक चीज को इस डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है। तो इसका निर्माण अपन ने दो कारण पढ़ लिए, नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा से और दूसरा समुद्र के पीछे हटने से या उन्मंजन की क्रिया से ये तटीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। ये एक तरह से पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये है
पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र की ओर से जो ये इसका निर्माण है वो सीढ़ियों के रूप में, एक खड़े ढाल के रूप में मिलता है, और इसका जो पूर्वी ढाल है वह बिल्कुल समतल स्लोप के रूप में मिलता है। ठीक है, तो पश्चिमी ढाल कगार के रूप में या खड़े ढाल के रूप में मिलता है। ठीक है, पश्चिमी घाट का नाम भी जानते हैं इसको, और पश्चिमी ढाल इसका कगार के रूप में या खड़े ढाल के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इसको जैसे घाट पर नहाने धोने के लिए सीढ़ियां बनी होती है ना, उसी प्रकार से मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ियां बनी हुई हो। तो ये सीढ़ियां किसने बनाई? नदियों के द्वारा अपरदन प्रक्रिया से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो संपूर्ण पश्चिमी तटीय भाग को 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। यह लिख देते हैं, पश्चिमी तट का वर्गीकरण कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग है गुजरात तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट, और चौथा है मालाबार या केरल का तट। ठीक है, ये मैंने भी इसमें लिख दिया। ये कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दोनों ही गुजरात के तटीय प्रदेश में आता है। उसके नीचे चलो कोंकण तट आ जाता है, उसके नीचे चलो कन्नड़ तट आ जाता है, और इसके नीचे वाला दक्षिण भाग में मालाबार का तट या केरल का तट का विस्तार मिलता है। अब देखते हैं कि कच्छ के और खंबात की खाड़ी, ऊपर वाला जो गर्त है ये वाला, ये कच्छ के रण के रूप में है, और खंबात की खाड़ी वाला जो है ये नीचे वाला जो गर्त है, ये वाला भाग ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लूनी नदी गिरती है, कच्छ के रण में लूनी, और यहाँ पर कौन सी नदी गिरती है? राजस्थान की साबरमती। ठीक है, ध्यान रखना, कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है और खंबात की खाड़ी में साबरमती गिरती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं गुजरात तट। यहाँ पे लिख देता हूं, 1 नंबर डाल के गुजरात तट। ठीक है, तो गुजरात राज्य में इसका विस्तार मिलता है, और इसकी क्या विशेषता है? गुजरात राज्य में जो इसकी विशेषता है, तो ये कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी इसी में सम्मिलित है।
यहाँ लिख देता हूँ कच्छ व खंबात की खाड़ी का सम्मिलित रूप है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती है। कौन सी? एक तो अरावली, अरावली का दक्षिणी भाग गुजरात में है, और गिरनार की पहाड़ियां, यहाँ पर है। गिरनार की पहाड़ियां यहाँ पर है। और क्या विशेषता है? तीसरी विशेषता बंदरगाह। यहाँ कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है? कांडला। बंदरगाह भारत का प्राचीन बंदरगाह है। ये यहाँ लिख देता हूं, भारत का प्राचीन बंदरगाह है। बंदरगाह किसको बोलते हैं? वह तटीय भाग जहां पर समुद्री जहाजों द्वारा माल को उतारा या चढ़ाया जाता हो, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे तटीय भाग को, ऐसे तटीय अनुकूल क्षेत्र को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और दूसरी विशेषता है कि यह एक भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। बंदरगाह क्या है? ज्वारीय बंदरगाह। क्या होता है? ज्वारीय बंदरगाह जो कि समुद्र में आने वाला जो ज्वार है उसके प्रभाव से, उसके ज्वार से, समुद्र की लहरों के बल से समुद्री जहाज तटीय भागों तक पहुंच जाते हैं। तो ज्वार के बल से इस प्रकार का पहुंचाने का कार्य, जहाजों को तटीय भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वह ज्वार बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से की विशेषता है किसमें? कच्छ के तट में, कच्छ के गुजरात तट के रूप में। तो कच्छ के गुजरात का जो तटीय भाग के बारे में पढ़ा हमने। इस गुजरात के तट में कच्छ और खंबात की खाड़ी का रूप सम्मिलित है। दूसरा, इसमें अरावली का दक्षिणी भाग सम्मिलित है और गिरनार की पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है और खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी गिरती है। और आगे की विशेषता, यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है जो प्राचीन काल से ही विदेशों को आयात निर्यात के लिए जो काम में लिया जाता था वह कांडला बंदरगाह है। ठीक है, जो कि भारत का प्राचीन बंदरगाह है और इसको ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि समुद्र में जहाज़ों को तटीय भागों तक लाने के लिए
जो ज्वार उत्पन्न होते हैं समुद्री लहरों के द्वारा, जो तटीय भागों तक तीव्र गति से पहुंचती है, उसके बल से समुद्री जहाज तटीय भागों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार का जो कार्य होता है वह ज्वारीय बंदरगाह के रूप में यहाँ पर किया जाता है, इसलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। वर्तमान में इस बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, ध्यान रखना, यह लिख देता हूं। वर्तमान में इसका नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट, इसका नाम रख दिया गया। पंडित दीनदयाल पोर्ट इसका नाम बदल दिया गया है। किसका? कांडला बंदरगाह को वर्तमान में पंडित दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने आज गुजरात तट के बारे में पढ़ा, जो कि अरब सागर से लगने वाली पश्चिमी तटीय सीमा पर सबसे उत्तर में है, इसके बाद में चलेगा अपना कोंकण तट जो दूसरे नंबर का है, कोंकण तट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए, और एक एक चीज को अपन इसी प्रकार से मानचित्र से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का जो भौगोलिक अध्ययन है वो एक एक करके अपन विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। धन्यवाद।